जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज भूगोल के अंतर्गत हम चैप्टर लाए हैं चौथा, कृषि। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। और ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करके आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, है ना। जितना मेहनत करेंगे उतना ही जो है अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में जो है प्यारे बच्चों आसान भी बहुत नहीं पूछता है और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछता है। यदि आप सही रणनीति से अपनी जो है पढ़ाई रखेंगे, करेंगे, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अपने मन में ठान लीजिए कि हमको कुछ करना है ना। कि क्योंकि कभी कभी मुझको एक शायरी याद आती है कि करके दिखाऊंगा मन में जब यह धारणा बन जाएगी, करके दिखाऊंगा मन में जब यह धारणा बन जाएगी, तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप मेहनत करोगे तो आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करोगे। इसलिए आइए अब हम लोग जो है पहला प्रश्न पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं ना कि भारत क्या है, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मैंने बताया था कि निर्यात का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जब अपने देश से बाहर के देशों में यहाँ की वस्तुओं को भेजा जाता है, किसके लिए, फायदे के लिए, तब हम क्या कहते हैं उसको, निर्यात, है ना। तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सकल सकल मतलब संपूर्ण। तो सकल घरेलू उत्पादन में 26% योगदान कृषि का है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आबादी, अधिकांश आबादी है वो कहाँ पर है, गांव में निवास करती है। 70 से लगभग 75% के अंतर्गत, है ना। तो इसलिए जो है कृषि पर जो है हमारा देश निर्भर है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। तो 3 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो प्रकृति पर निर्भरता, क्योंकि हमारा देश क्या है प्यारे बच्चों, मानसूनी पर आधारित है। तो भारतीय कृषि जो होती है वो वर्षा पर डिपेंड करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि जब बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो उस साल जो है प्यारे बच्चों खेती भी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे देश में नियमित रूप से जो है वर्षा अच्छे से हो नहीं पाती है। कभी कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, कभी कभी वर्षा ही नहीं होगी, है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा देश जो है मानसून पर आधारित है। इसीलिए समय समय पर हमको जो है बारिश की ज़रूरत पड़ती है तो हो नहीं पाती, है ना। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है कृषि की निम्न उत्पादकता। तो भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है ना। तो $1 आप जानते हैं लगभग आज के समय में जहाँ तक है 80 रुपये के करीब है $1 प्यारे बच्चों। तो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, तो भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या, अब तो भारत की जनसंख्या 1 अरब जो है 43 करोड़ से पार कर गई है प्यारे बच्चों। तो लगभग डेढ़ डेढ़ जो है अरब के आसपास हमारे देश की जनसंख्या है ना।
तो इसलिए उसके भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना भी जरूरी है। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न और शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहले खूब गन्ने की खेती होती थी, आपके यहाँ भी होती होगी, है ना। तो ठंडी के जनवरी के बाद जो है, जनवरी से पहले पहले जो है गन्ने की पेराई होती थी, मज़ा आता था। और उसके बाद जो है आप सब भी खूब चेनगा वगैरह खाते होंगे, है ना, चिक्की बनाते होंगे उसमें मूंगफली डाल करके, कितना मज़ा आता था। लेकिन आज देखिए प्यारे बच्चों कि गन्ने की खेती नहीं हो रही है, अरहर की भी खेती नहीं हो रही है, क्योंकि इधर गन्ने जो है सियार उसमें जो है घुस जाते हैं, उसको चूह डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़, अरहर की भी खेती नहीं हो पा रही, क्योंकि अरहर की जो है पैदावार फायदे के अनुरूप जो है उतनी नहीं है, है ना। इसलिए जो है अब अरहर की भी खेती नहीं हो रही है, गन्ने की भी खेती नहीं हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो प्यारे बच्चों, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए लोग जो है इसको लगाना कम पसंद कर रहे हैं आजकल। तो गन्ना, चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा शीरा यानी सीड़ा जो कहते हैं ना, सीड़ा, तो बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश में जो है आज भी गन्ना बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। अगला है पॉइंट है, भारत में पाई जाने वाले प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन कीजिए। तो रेशेदार फसल किसे कहते हैं, तो जिसमें जैसे कपास, जूट, सनई जिसको कहते हैं, सनई जैसे खटिया बिना जाता था ना, पहले सूत काता जाता था, तो सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो प्राकृतिक रेशम क्या है, रेशम कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, लगभग 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला है जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सुनहरा रेशा। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा और मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है जो है भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो भूदान, भू मतलब होता है प्यारे बच्चों जमीन, है ना। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में जानकारी। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनकी सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, उनको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। भावे जी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित थे। अतः गांधी जी की हत्या के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे, तो उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। तो भावे जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं।
इसी समय श्री रामचंद्र रेड्डी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को देने की पेशकश की। तो इस प्रयास को भूदान के नाम से जाना गया। प्यारे बच्चों, आज जो है एक एक इंच के लिए जो है लोग लड़ाई कर ले रहे हैं, अपने भाई से झगड़ा कर ले रहे हैं, अपने भाई भैया से झगड़ा कर ले रहे हैं, अपने चाचा झगड़ा कर ले रहे हैं, है ना। मारपीट हो जा रही है एक एक इंच के लिए। लेकिन देखिए, रामचंद्र रेड्डी जी जो है अपनी 80 एकड़ जमीन जो थी वो 80 भूमिहीन किसानों को दे दिया। तो कितने दिलदार आदमी रहे होंगे, है ना। तो इस प्रयास से ही जो है भूदान के नाम, मतलब कि जो आंदोलन शुरू हो गया एक तरह से उनके इस जो है दान से, तो वो आंदोलन का रूप ले लिया, भूदान आंदोलन। इसके बाद भावे जी ने कई यात्राएं की और कुछ बड़े जमींदारों ने उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने कई गांव भूमिहीनों में बांटने की पेशकश की, तो जिसे ग्राम दान के नाम से जाना गया। इस कार्य में कुछ ऐसे जमींदार भी सम्मिलित थे जिन्होंने भूमि के सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान में दिया था। तो अब ये भी जैसे जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये भी कह दिया गया कि अब जो है यहाँ पर जमींदारी प्रथा जो है ख़त्म हो जाएगी और एक निश्चित सीमा तक ही ज़मीन जो है रह पाएगी। तो इसलिए जो है उन्होंने सोचा, जो ज़मींदार थे कि हमारे पास यदि ज़्यादा ज़मीन है तो हम अपना जो ज़मीन है उनको दे दें जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो भावे जी के द्वारा आरंभ किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया। तो भारत में प्यारे बच्चों रक्तहीन के नाम से जाना गया। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो क्या है सूची? वो है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम, जैसे जोतों की चकबंदी। पहले क्या होता था, दूर दूर खेत, एक खेत यहाँ है, एक खेत वहाँ है, एक खेत दूसरी जगह है, तो खेत की सिंचाई करने में, काम करने में बड़ी कठिनाई होती थी प्यारे बच्चों, इसलिए चकबंदी योजना आ गई, है ना। तो जहाँ दूर दूर खेत थे अब उनके जो है पास पास में खेत हो गए, जिसकी वजह से अब उनको जो है ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता था। एक जगह खेत हो जाने से सिंचाई, बहुत सारे काम आसान हो गए। तो ज़मींदारी प्रथा की समाप्ति भी हो गई, है ना। तो अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति आ गई, क्योंकि अच्छे किस्म के खाद बीज सब आ गए थे। तो पशुओं की नस्ल में सुधार करके दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति आ गई। बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान किया गया। किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा प्यारे बच्चों दिया है 8वां पॉइंट यहाँ पर कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए। किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। तो आइए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, ये है 11वां प्रश्न। देखिए, लिखा है कि एक पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो पेय फसल यानी जो पीने वाली फसल है, तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब कि लिमिट में, तो वहाँ की जलवायु ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में चाय का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? देखिए, भारत की एक फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण है। तो भारत की एक खाद्य फसल, यानी जो जिसका भोजन हम लोग डेली करते हैं, जैसे गेहूं या फिर चावल कह सकते हैं। तो गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के प्रमुख राज्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो है अब हम लोग
आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, दीर्घोत्तरी प्रश्न है और 2020 और 22 में भी पूछा है। ये प्रश्न है कि भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी, या फिर कृषि की 3 प्रमुख जो है समस्याओं का उल्लेख करना है। तो भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं, जैसे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास मतलब धीरे धीरे कम होना। तो भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है ना, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायन यानी उर्वरक यानी खाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई। ज़्यादा खाद भी डालना प्यारे बच्चों खेतों के लिए जो है नुकसानदेह ही है ना। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपरदन। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई, पानी और हवा के तेज बहाव के कारण भी मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिससे भूमि खेती की योग्य नहीं रहती। मृदा अपरदन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है। तो खेती के पुराने उपकरण और ढंग। देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर करता है। अगला चीज, खेतों का छोटा आकार। देखिए भारत में क्या है, छोटे छोटे खेत हैं प्यारे बच्चों। एक तो जगह ही कम है, जमीन कम है लोगों के पास, इसलिए खेत जो है छोटे छोटे हैं, है ना। तो भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उसके खेतों का आकार छोटा है और उत्तराधिकार कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है ना। जैसे किसी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, पहले पिताजी एक थे, अब उनके 3 बेटे, तो 3 हिस्सा हो गया, उसमें 3 मेड़ लग जाएंगे, है ना। इसी प्रकार अब उनके भी 3 बेटे हैं, तो अब उसमें 3 फर्री हो जाएगी, तो छोटा होता जा रहा है इसी प्रकार, क्योंकि बंटवारा होगा तो फिक्स है, खेतों का आकार छोटा ही होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसीलिए जो खेत है आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो जाते हैं। अगला चीज, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तो जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। भूमिगत जल यानी वाटर लेवल जो नीचे का है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, उसके भंडार में कमी आती जा रही है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए। इससे जो है जो सीमांत और छोटे किसान हैं वो कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। तो अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं प्यारे बच्चों तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित हैं, यानी उनका उत्साह डाउन है। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है। तो आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायी बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना है। तो भारत में जलवायु विभिन्नता के विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें जो है उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो प्रश्न है, ये प्रश्न है भारत की, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो या फिर भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख तैयार कीजिए। देखिए 22 में पूछा है, 3 सेट में पूछा है। तो भारत में खाद्य अथवा गैर खाद्य फसलों के उत्पादन में विविधता का कारण देश की मृदा, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर का होना है। भारत में उत्पादित की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें जैसे है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, काफी, कपास और जूट हैं। तो चावल, इस छोटे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि चावल की खेती कैसे की जाती है। तो चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न है। खाद्यान्न है। तो चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अनिवार्य होती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध करके चावल की खेती की जा सकती है। तो भारत में चावल उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो नहरों की बृहद जो है संरचना और नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ चावल की खेती की जाती है। गेहूं,
तो गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में उत्पादित की जाती है। गेहूं एक रबी की फसल है। चावल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं क्या है, रबी की फसल है, जिसे उगाने के लिए प्यारे बच्चों, उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप का होना अनिवार्य है। गेहूं की फसल को 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार गेहूं उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे दलहन है, तो दलहन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, दलहन का मतलब भारत विश्व में दालें का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो शाकाहारी भोजन में दाल सर्वाधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य दलहनी फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का कार्य भी करती हैं। इस कारण दलहनी फसलों को अन्य फसलों के चक्रण में बोया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दलहन के प्रमुख राज्य हैं। इसी प्रकार तिलहन है प्यारे बच्चों। गन्ना के बारे में तो बातें हुई थी अभी पिछले क्वेश्चंस में। तो तिलहन, भारत में 9 प्रकार की तिलहन फसलें हैं, जैसे मूंगफली। तिलहन का मतलब जिसमें तेल जो है प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी। अरंडी मतलब रेड़ी, आपने देखा होगा जो चियां लड़ाते थे, है ना। बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। तो इनमें से अधिकांश खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली फसलें हैं, किंतु कुछ फसलों से बनाए गए तेल का उपयोग साबुन, प्रसाधन सामग्री यानी जिसको श्रृंगार का सामान कहते हैं, और उबटन इत्यादि जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मूंगफली खरीफ फसल है। देश में कुल तिलहन उत्पादन कुल तिलहन उत्पादन का 50% मूंगफली से ही प्राप्त होता है। तो गुजरात इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अलसी और सरसों भी रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल में उत्पादित होता है, जबकि दक्षिण भारत में रबी मौसम में उगाया जाता है ना। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की ही फसल है। चाय, चाय के बारे में मैंने बताया ही। नेक्स्ट है कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए काफ़ी जानी जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी अधिक उत्पादित की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी यमन से लाई गई थी। इसकी वैश्विक बाजार में अधिक मांग है। कॉफ़ी की खेती बाबा बूदन की पहाड़ियों में आरंभ हुई थी। नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए अधिक श्रेष्ठ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम फिनिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो वो है प्यारे बच्चों रोपड़ कृषि। क्या है? रोपड़ कृषि। देखिए चैप्टर आपने डिटेल से पढ़ा है। हम सीरीज में केवल वही प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। सब पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो प्यारे बच्चों आपका जो है क्या हो जाएगा? चना। और वो कौन सा चना? काला वाला चना जो है रबी की फसल है। बाकी चावल वगैरह सब क्या है आपका? क्या है प्यारे बच्चों? खरीफ की फसल है। ठीक है। तो इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फली मतलब जिसमें छीमी लगती है ना। तो वो क्या है? दाल। दाल में क्या लगती है प्यारे बच्चों? उसमें जो है सब छीमी लगती है। आप जानते हैं मटर का जैसे फली जिसको कहते हैं। अब अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो तरबूज क्या है? गर्मियों में देखिए पैदा करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जायद। रबी, खरीफ और जायद यही 3 होते हैं, है ना। तो ये क्या है? तरबूज प्यारे बच्चों जायद की फसल है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसलों का बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो प्यारे बच्चों जैसे गेहूं है, तो है ना, गेहूं है, चना है, तो आप गेहूं देखते होंगे और चना को देखते होंगे कि जो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोए जाते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? तो जूट, कॉफी, जौ और रबर। तो देखिए जूट क्या है? एक रेशेदार फसल है। इसी प्रकार खरीफ फसल है। खरीफ फसल है प्यारे बच्चों चना,
दिया है, धान दिया है, कपास दिया है, फिर ऑप्शन दिया है ख और ग दोनों। तो इसमें धान भी है और कपास भी है, ये दोनों जो है खरीफ की फसल है ना। चना क्या है आपकी रबी की फसल है। इसी प्रकार कह रहे कौन सी रबी की फसल है, तो धान खरीफ है, बाजरा भी खरीफ है ना, और मक्का भी आपका खरीफ है, लेकिन गेहूं क्या है रबी की फसल है। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो खरीफ की फसल कौन सी है, धान है। कौन सी रेशेदार फसल है, तो कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम सब है। कौन सी रोपड़ फसल है, तो गन्ना है, रोपा जाता है ना। कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है, तो मिजोरम। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आनंद लगा, बहुत अच्छा मजा आया, और जो है ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।